गर्दन से दर्द आएगा, नीचे आएगा। ये परमात्मा ने बहुत मजबूत हिस्सा बनाया क्योंकि सारे ऑर्गन इसके अंदर है। यहाँ से झटका नीचे ट्रांसफर होगा और यहाँ का झटका नीचे ट्रांसफर होगा। क्या मोटे मोटे तकिए लगाकर सोने से, पूरे दिन लेटे रहने से कमर दर्द और लोअर बैक पेन बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही दर्द होगा, इस जो पीली नस में चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक और पूरा नीचे तक जाएगा। सबसे ज़्यादा तीखा दर्द यहाँ होगा, इस एरिया पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लगेगा, इसके बाद यहाँ खिंचता है और यहाँ पे आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो की आज की ये वीडियो कमर दर्द, लोअर बैक पेन और सियाटिका के बारे में है। लेकिन इस वीडियो में बताया जाने वाला ट्रीटमेंट एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी से जानेंगे कि कैसे बिना दवाइयों के, बिना सर्जरीज के और कायरोप्रैक्टिस के माध्यम से कैसे आप कमर दर्द, लोअर बैक पेन और सियाटिका को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हमने प्रॉपर डेमो देकर बताया है कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है लोअर बैक पेन, सियाटिका और कमर दर्द का, और हमारे किन बॉडी पोस्चर्स और किस गलती की वजह से आजकल ये समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सर, आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन देखी जा रही है कि आज के टाइम में स्पेशली यूथ में हर कोई इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो कमर दर्द की वजह से फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। कई लोगों को लेटने की वजह से भी कमर में दर्द होने लगता है। मतलब अलग अलग रीजन है सबके साथ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत कॉमन हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ा है कमर दर्द। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण दो वजह हैं इसकी। पहली तो एक वजह है पोस्चर खराब रहना आपका। पोस्चर मतलब आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से सोते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से चलते हैं। और दूसरा है कोई इंजरी, जैसे कि आजकल यंगस्टर डेडलिफ्ट किया, स्क्वाटिंग करी, कोई हाइक पे चले गए, कोई भारी सामान उठा दिया। फॉर एग्जांपल आपने मम्मी की हेल्प कर दी, सिलेंडर उठा के इधर से उधर कर दिया, शिफ्टिंग में एसी उठा दिया, तो वहाँ पे या तो नस खिंच जाती है, मसल में तनाव आ जाता है, या डिस्क स्लिप हो जाती है। अच्छा, स्लिप डिस्क जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कई लोग इसको मणका सरकना बोलते हैं, किसी लोग को गद्दी सरकना बोलते हैं, कई डिस्क रैप्चर होना बोलते हैं, कोई डिस्क हर्निशन बोलता है, कोई स्लिप डिस्क बोलता है, कोई चणका बोलते हैं, कोई मोच बोलता है। अलग अलग इसके नाम है, लेकिन सबका मतलब है कि कमर के आसपास दर्द होना, नसों के दबाव से या मांसपेशियों खिंचाव से। जी। और सर, खास करके कोरोना के बाद से, या कहेंगे 2020 से, हमने देखा है कि घर बैठे रह के काम करने का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर पे थे, तो कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहना भी कमर दर्द का कारण बनता है? स्लिप डिस्क या लोअर बैक पेन या कमर दर्द? इसमें सबसे पहला कारण सब बैठने का है। अच्छा, हमारा सही तरीके से कैसे बैठा जाए? हमारा जो सारा काम मोबाइल पे है या लैपटॉप पे है, शहरी जो जीवन है उसमें तो। और खास बात है, हम जो जैसे मोबाइल चलाते हैं ना, तो पहली 10 मिनट तो सही बैठेंगे, इसके बाद में अगला 10 मिनट और अगला 15 मिनट नीचे की तरफ घुसते चले जाते हैं ऐसे। अगर आप देखेंगे तो मेरी कमर पे कोई सपोर्ट नहीं है, और पता नहीं लगता हम इस पोजीशन पे आधा घंटा, एक घंटा दिन में कई बार रहते हैं। हाँ। कितनी अच्छी चेयर हो, बट हमें ऐसे ही स्लाइड होके बैठना है। दूसरा कारण हमारी सोने की पोजीशन, जैसे कि हमने इस पे दिखाया है, इस तरीके से अगर हम सोएंगे तो इसमें कमर पूरी टेढ़ी हो जाती है, हिप बेंड हो जाता है, कमर पूरी बेंड रहती है, और पूरी रात हम ऐसे सोए रहते हैं। इससे पूरी नस में तनाव आएगा जी। जो ऐसे डेवलप होता है वो दर्द पोस्चर की वजह से होता है, मेनली मसल स्पाज्म होता है। ऐसी चीज़ में डिस्क नहीं बनता। अच्छा। बट खिंचाव, टाइटपन, तनाव, स्टिफनेस कभी कोई साइड में आ जाता है, इससे ये होता है। ये थोड़ा लेसर टाइप का, लेस सिम्टोमेटिक पेन रहता है। मतलब ये थोड़ा लंबा टिकता है, लेकिन सिम्टम कम होते हैं। दूसरी तरफ जहां हमने डेडलिफ्ट की बात करी, कोई सामान उठाने की बात कर ली, जहां से सामान उठाने के बाद, गिर जाने के बाद, एक्सीडेंट के बाद या कोई चोट के बाद जब इंजरी होती है, वो स्लिप डिस्क इंजरी होती है, वो जनरली एग्रेसिव होती है और लंबी भी टिकती है। लेकिन एक खास बात है, जिनको स्लिप डिस्क होती है वो ऐसे ही सोते हैं। अच्छा, उनको रिलीफ मिलता है।
और ऐसे सोने से उनकी स्लिप डिस्क भी ठीक नहीं हो पाती है। अच्छा, मतलब ऐसे लेट के स्लिप डिस्क में रिलीफ तो मिलेगा लेकिन ठीक नहीं होगा। तो सर जैसा आपने बताया ना कि डेड लिफ्ट जब करते हैं या कोई घर पे वेट, एसी, सिलेंडर या कुछ भी उठाते हैं, उससे हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत से लोगों को होती भी है। कई बार जब हम कहीं कूदते हैं, जैसे कूदने वाला कोई काम हो गया, या कई लोग झटके से एक बार कई बार बेड पे जब बैठते हैं तो इस जगह पे झटका लगता है, दर्द होता है, तो क्या वो बाद में प्रॉब्लम कर सकता है? इसी जगह पे क्यों वो दर्द होता है? जैसे मान लीजिए चेयर है या यहाँ पे मैं झटके से बैठ जाऊं, या जैसे मेरी हाइट ज्यादा है तो मुझे एकदम नीचे बैठे हुए तो झटका लगेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो क्या उसकी वजह से यहाँ दर्द क्यों होता है कई बार? सब शरीर का सबसे दो कमजोर हिस्से हैं जी। एक तो ये और एक ये। कमजोर हिस्से इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से वजन ना नीचे की तरफ बहता है जी। गर्दन से दर्द आएगा, नीचे आएगा। ये परमात्मा ने बहुत मजबूत हिस्सा बनाया क्योंकि सारे ऑर्गन इसके अंदर है, यहाँ बड़ा चोट कम लगती है। दूसरा कमजोर हिस्सा ये है, ये और ये 80% प्रॉब्लम यही होती है। अच्छा, या तो इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे। रीजन क्यों? यहाँ से झटका नीचे ट्रांसफर होगा और यहाँ का झटका नीचे ट्रांसफर होगा, ट्रांजिशनल पॉइंट, इसलिए वहाँ झटका लगता है। खास फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा जर्क आता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। बट हर बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम जन्म ले रही है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। सर बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग की आदत होती है, बहुत से लोगों को क्या, हर इंसान को घूमना पसंद है, जब मौका मिलता है आजकल लोग निकल लेते हैं अपनी अपनी गाड़ियां उठाकर। बहुत से लोगों को बाइक टूर की आदत होती है, वो पसंद होता है। बाइक पर बैठने का जो पोस्चर है और गाड़ी में बैठने का जो पोस्चर है, अगर वो गलत है तो क्या कमर दर्द इसकी वजह से धीरे धीरे डेवलप हो सकता है? अगर कमर दर्द थोड़ा सा भी है, पहली बात तो आप उसको एड्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। वो एक बहुत बड़ी आंधी की आहट है। कमर दर्द बुखार जैसा नहीं है कि आप आज है कल उतर जाएगा। कमर दर्द बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है कई बार। हर चीज़ बदल सकते हैं बॉडी में, कमर ऐसी चीज़ है जिसको बदल नहीं सकते। आप जो मण के दिए भगवान ने, उसको काम चलाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो ट्रैवल करते हैं, बाइक चलाते हैं या कुछ और करते हैं, थोड़ी थोड़ी पैदल चलिए 45 मिनट रोज़। जो इंसान पैदल चलता है, थोड़े बहुत आसना एक्सरसाइज हल्की फुल्की करता है, बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज करता है, उसको 99% कमर का दर्द नहीं होता, अनटिल अनलेस बहुत हैवी सामान ना उठाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जितने अपने साथीगण हैं जो ट्रैवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, पैदल ज़रूर चलिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करिए, बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए 1-1 घंटे में। ऐसा नहीं है कि आप अभी बाइक पे चढ़े और 6 घंटे के बाद लद्दाख जाके उतरेंगे, ये करना बहुत ही गलत है। क्योंकि शरीर की कार्य क्षमता होती है एक, उससे ज़्यादा कार्य क्षमता के बाद में लोड डालेंगे तो हमारे लिगामेंट, हमारी नर्वें कमज़ोर हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और माइक्रो स्ट्रेन आता है। वो माइक्रो स्ट्रेन बड़े स्ट्रेन को जन्म देता है। सर आपने गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वीडियो में बताया था कि गर्दन पे तकिया जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, उसकी वजह से भी गर्दन का जो कर्व होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ झुकने लगता है, जबकि उसे पीछे की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से। क्या मोटे मोटे तकिए लगाकर सोने से, पूरे दिन लेटे रहने से कमर दर्द और लोअर बैक पेन बन सकता है? बिल्कुल। अति हर चीज़ की बुरी है। ज़्यादा रेस्ट करना तो भी खराब है और ज़्यादा काम करेंगे तो भी खराब है। एक ऑप्टिमम तरीका होना चाहिए। सोने की स्थिति जो है, सोने का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको बोलते हैं शवासना। घुटने के नीचे पिलो लगा लीजिए, सीधा सोइए, आप सीधा लेटिए और आपका बेड जो है हार्ड होना चाहिए, यानी सख्त बेड होना चाहिए। अगर आप सोते हैं खाट पे तो भी चलेगा, खाट बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, अंदर सिंक नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोते हैं तख्त पे तो तख्त बिल्कुल चलेगा, बेड का गद्दा बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। जब आप सीधे सोएंगे तो घुटने के नीचे कोई पिलो लगा लीजिए, अगर आपको कमर का दर्द रहता है तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से सोइए। या अगर आप कहते हैं कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती सीधा सोने में, तो उनके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। साइड में लेटिए, दोनों घुटने मोड़ लें, तो साइड में लेटेंगे तो इस तरीके से घुटने के बीच में पिलो लगा लीजिए और हल्का सा पिलो, पतला सा पिलो, यानी आपकी जितनी मोटाई है उस तरीके से पिलो लगा लीजिए। इस तरीके से गर्दन बहुत ऊपर या बहुत नीचे या रोटेटेड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये आइडियल पोजीशन है
सीधा या इस तरीके से सोने से आपका कमर का दर्द में बहुत आराम मिलेगा। सर इस तरीके से घुटनों के बीच में पिलो लगाने के पीछे क्या साइंस है, मतलब कैसे इससे कमर दर्द जुड़ी हुई है? कमर का कर्व न्यूट्रल रहता है, मेंटेन रहता है। अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे तो हड्डी से हड्डी घुटने की टकराएगी, आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेट पाएंगे। उस स्थिति पे या तो आप आगे कर लेंगे इसको या पीछे कर लेंगे, या जैसे हमने वीडियो जब स्टार्ट करी थी इंसान वहाँ आगे रुक जाता है। अच्छा, मतलब जहाँ उसे कंफर्टेबल फील होता है वहाँ रुक जाता है। सर जैसे इस तरीके से तिरछा लेटने से, चाहे कोई राइट साइड ऐसे तिरछा लेटे या लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड लेटेगा तो इस साइड में ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कुछ नसें दब गई हैं और पूरा दर्द होने लगता है। इस साइड से लेटता है कई लोग तो ऐसा लगता है यहाँ प्रेशर बढ़ के नस दब गई और पूरा नीचे तक दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है जब साइड में लेटते हैं? तो यहाँ का जो एरिया है ना जी, यहाँ से नस निकलती है, सियाटिक नर्व, यहाँ से और यहाँ से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नस निकलती है। जब उस पर दबाव डाल के रखते हैं ना, पूरी रात लेटे रहते हैं, तो नस के अंदर फ्लो कम हो जाता है। प्लस ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी मोटाई जो है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है या जिनकी ऑलरेडी कमर वीक है, उनको ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये कमर कमज़ोर होने की निशानी है, निशानी है। तो इस तरीके से उसमें रिलीफ मिल सकता है घुटनों के बीच में अगर वो फंसाए तो। सर आपने कहा कि सख्त होना चाहिए आप जिस भी चीज़ पर लेट रहे हैं। आजकल तो बहुत ट्रेंड चला है सर कि इतनी वैरायटीज के गद्दे मार्केट में अवेलेबल है, इतनी वैरायटीज के तकिए मार्केट में अवेलेबल है, तो शायद किसी इंसान को उनके नाम तक नहीं पता होंगे अगर वो बताने लग जाए कि हाँ। और हर कोई कहता है इस गद्दे पे सो कमर दर्द ठीक हो जाएगी, इस तकिए का इस्तेमाल करो गर्दन दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं गद्दा सख्त होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? आप सही कह रहे हो। आजकल ना ऐसे बहुत फैंसी बेड आ गए जिसमें बोलते हैं कि 0 गुरुत्वाकर्षण बल आता है जी, जिसमें गद्दा थोड़ा ऊपर कर देता है। सख्त बेड से होता क्या है कि आपका जो कर्व है ना, हमारा जो कमर में गड्ढा होता है, ऐसे देखिए सबके गड्ढा होता है थोड़ा हाँ सा। जी। जब आप सॉफ्ट पे सोते हैं तो आपका गड्ढा धीरे धीरे करके उसके अंदर धंसता रहता है। अच्छा, मतलब इस जगह पे ये गड्ढा होता है, धंसता रहता है, हमारी ऐसी कमर धंसती रहती है धीरे धीरे करके, ठीक है जी। ऐसे धंसेगी ना तो हमारी ऑलरेडी मांसपेशियां वीक हैं बैठ बैठ के, हाँ जी, ये और वीक होंगी, जिससे नसें दबने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वीक हो जाती है, सोर हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। साथ के साथ में यहाँ पे पूरा कर्व हमारा स्ट्रेटनिंग में आ जाता है, हमारा कर्व चला जाता है, ये सीधा हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ गड्ढा ही नहीं है लोगों को। हाँ, बहुत से लोगों के स्ट्रेट है बिल्कुल। हाँ, स्पाइन धीरे धीरे अडेप्ट कर जाती है। दूसरी तरफ अगर आपका हार्ड गड्ढा है तो आपने अगर आप इस तरीके से लेटे हार्ड गड्ढे पे तो पूरा सुबह तक आपकी कमर जो है वो सख्त ही रहेगी, वहीं रहेगी, मेंटेन रहेगा न्यूट्रल कर्व आपका, सारी नसों के अंदर फ्लो अच्छे से जाएगा। जी सर, ये तो वो ठीक है, सख्त गड्ढा होना चाहिए ताकि बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहता है, लेकिन आजकल ना बहुत से ऐसे गद्दे हैं जो कहते हैं कि अगर आप जिस पोजीशन में लेटोगे वो आपकी बॉडी की शेप ले लेता है। और ये मार्केट बहुत बड़ा बन चुका है आज की डेट में, वो सीधा गद्दों को कनेक्ट करते हैं या गद्दों को लिंक करते हैं हमारी बीमारी से। तो क्या वो गद्दे भी नुकसान दे सकते हैं जो जिन पर लेटते हैं हमारी बॉडी की शेप ले लेते हैं? नहीं, बॉडी के हिसाब से कोई चीज़ शेप नहीं लेनी चाहिए। रीज़न क्या है, बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन है, आपकी शक्ल मेरी शक्ल सबकी अलग है जी, बट एक चीज़ हमें सब में कॉमन है, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हमारा एनाटॉमिकल सेम है पूरी ह्यूमन जाति का। गद्दों के हिसाब से अगर शरीर शेप लेगा तो क्या होगा, हमारी स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके माल फंक्शनिंग की तरफ जाएंगे जी, ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें दबती हैं, वीक होने की। तो कोई भी अडेप्टिव डिवाइस बॉडी पे, मेरा जो तर्क है, नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन सर इसका सॉल्यूशन पूछना चाहूँगा, मतलब कमर दर्द वालों का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं वो डेमो देखने से पहले आप ये बताइए कि आज के पहले के टाइम पे तो सर सब उस खाट पे ही लेटते थे, फट्टे वाले गद्दे होते थे बिल्कुल लकड़ी के, बिल्कुल सख्त, कई लोग जमीन पे लेट जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर आज के टाइम पे किसी को कहा जाए कि नहीं सख्त होना चाहिए, वो कहता है यार चुभता हुआ होता है, बहुत दर्द होता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या कि वो उस चीज़ को यूज़ भी करे और उसको प्रॉब्लम इस तरीके की ना हो? मीडियम फॉर्म मैट्रेसेस आते हैं। मीडियम फॉर्म मतलब बिल्कुल सख्त भी नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होते जी। देखिए, आप जो भी गद्दा हो वो दबे, बट 1/2 इंच ही दबे। अच्छा, अगर 1 इंच से ज़्यादा कोई गद्दा दब रहा है वो आपके लिए आइडियल नहीं है। तो 1/2 इंच मतलब इतना सा होता है, हाँ 1/2 इंच होता है, तो इतना सा गद्दा कोई दब रहा है वो आइडियल है। अगर इससे ज़्यादा कोई दबा वो आइडियल गद्दा नहीं है।
तो हार्ड पे नींद नहीं आती तो मीडियम फॉर्म मैट्रेस पे नींद आएगी। मतलब आधा इंच से ज्यादा दबने वाले गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द या लोअर बैक पेन जैसी प्रॉब्लम ना हो। सर बहुत से लोग पेन किलर्स खाते हैं, अलग अलग दवाइयां खाते हैं, अलग अलग सर्जरीज कराते हैं। आपके यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है कमर दर्द का बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो मैं चाहूंगा आप उसका एक डेमो देके दिखाइए कि आप कैसे अपने पास आने वाले पेशेंट का कमर दर्द, लोअर बैक पेन बिना दवाई के ठीक करते हैं। जी जी जी। अब होता क्या है कि जब हम कुछ सामान उठाते हैं या कुछ चीज़ करते हैं तो यहाँ की गद्दी होती है, डिस्क सरक जाती है। डिस्क सरकने के बाद नस को दबा देगी, जैसे मैंने पीला पकड़ा है। तो जैसे ही दर्द होगा इस जो पीली नस में चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक और पूरा नीचे तक जाएगा। तो मेनली लोगों को जो दर्द है कूल्हे से स्टार्ट होता है। कूल्हे से स्टार्ट होने के बाद सबसे ज़्यादा तीखा दर्द यहाँ होगा इस एरिया पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लगेगा, इसके बाद यहाँ खिंचता है और यहाँ पे आएगा। आमतौर पर अवधारणा है, इसको बोलते हैं शैटिका हो गया। शैटिका जब होता है जब यहाँ से नस दबती है जी। खास बात यह है कि जब यहाँ ज़्यादा दर्द रहेगा तो यहाँ दर्द कम आएगा। अच्छा, यहाँ दर्द कम रहेगा तो यहाँ ज़्यादा दर्द आएगा। मतलब एक ही जगह पे होगा अगर होगा तो दोनों जगह नहीं होगा। रेड फ्लैग ये है कि सिर्फ नीचे नीचे दर्द आ रहा है, यहाँ दर्द नहीं आ रहा। अगर दर्द यहाँ है तो आप सेफर जोन में है, अगर यहाँ है तो भी सेफर जोन में। तो हम जो बात करने वाले सियाटिका की बात करने वाले, सियाटिका नस को हम कैसे कायरोप्रैक्टिक मेथड से, जो मैं करता हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी से कैसे खोल सकते हैं। जी सर। इस मशीन से जांचते हैं सबसे पहले तो हम लोग, इसको नर्वोस्कोप बोलते हैं। नर्वोस्कोप से हम जांच लेते हैं कि नस जो है लेफ्ट में दबा है, राइट में दबा है। 70% लोगों का नर्व लेफ्ट का ही दबता है, लेफ्ट की सियाटिका ही होती है। 30% लोगों का राइट में भी दब सकता है। इसकी पहचान क्या है मणके की? अगर L4 L5 दर्द है तो लेफ्ट में जाएगा, अगर L5 S1 दर्द है तो राइट में जाएगा। सर ऐसा क्या रीज़न है कि मोस्टली यानी 70% के आसपास लोगों की नर्व लेफ्ट साइड में दबती है? रीज़न है इसका नेचर। परमात्मा ने इस जो हड्डी का काम है ना, सारा लोड लेने का और नीचे ट्रांसफ़र करने का कूलों में बांट रहा है। जैसे यहाँ से लोड लेगी और कूलों में बांट देगी, उससे सबसे ज़्यादा लोड यहीं आता है। अब ये लोड का पॉइंट बन गया, लोड का पॉइंट बन गया तो ब्रेकिंग पॉइंट भी ज़्यादा बन गया, ब्रेक भी ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा डिस्क L4 L5 की ही रप्चर होती है। अच्छा, L4 L5 का नेचर है कि वो लेफ्ट पे ज़्यादा दर्द करेगी, 70% चांसेस। हालांकि राइट पे भी कर सकती है, बट उसका नेचर लेफ्ट पे ज़्यादा दर्द करने का है। तो आप पहचान सकते हैं अगर लेफ्ट में दर्द है आपकी पूरी टांग पे तो L4 L5 है, और अगर आपके राइट में दर्द है तो L5 S1 में है। 70% करेक्ट है। कई बार L4 L5 से नीचे भी जा सकता है, दोनों टांगों में भी जा सकता है जी। तो यानी नस अगर एक तरफ दबी है तो डिस्क एक तरफ आई है, दोनों तरफ दा रहा है तो तरफ डिस्क सेंटर में आई, दोनों तरफ आ गई। पोस्टीरो सेंट्रल बोलते हैं इसको। तो हम करने वाले हैं, एज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट वाले को जहाँ से लेफ्ट से दबी, ठीक है जी। इसको हमने जांच लिया नर्वोस्कोप से कि हमें लेफ्ट में नर्व आई हुई है, इनका भी टाइटनेस है, लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है। इससे पुष्टि कर देते हैं हम लोग। और खास बात अगर इसकी ये बताऊं मैं, इसमें MRI की जरूरत नहीं होती है, हम बिना MRI के इससे जांच लेते हैं। एक्यूरेसी कितनी है इसकी? एक्यूरेसी इसकी भी 70-80% के आसपास है। अच्छा, तो अच्छी बात है सर। कुछ मामलों में हम एक्सरे की एडवाइस करते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि हड्डी ज़्यादा खिसकी है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई कोजेनेटल अबनॉर्मल नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, या किसी तरीके की ऐसा लगता है कि लिस्थेसिस नहीं है, तो हम उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए एक्सरे वगैरह करा के एडवाइस करते हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति में ही MRI हम सजेस्ट करते हैं, इक्का दुक्का पेशेंट को। इक्का दुक्का ढीला छोड़िए। हम गर्दन से करते हुए पूरी स्पाइन रिलीज करने वाले, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आप हर चीज़ को अलग नहीं कर सकते। तो गर्दन से लेकर नीचे तक पीठ तक रिलीज करेंगे, उल्टा लेटेंगे। ये मशीन थोड़ा थोड़ा थ्रस्ट देती है हड्डी को एडजस्ट करने के लिए। घूम जाइए मेरी तरफ। तो सर आपने मशीन से जो किया, इससे किस चीज को एडजस्ट करती है? नर्व्स को या हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है? ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, एक हड्डी का पार्ट होता है, उसको हम थ्रस्ट देते हैं इससे। आगे आइए।
सीधा करें इसको, हाथ पकड़ लीजिएगा इसे, यहाँ से पकड़ के रखिए, बस नीचे टिकाएं। अब हम खोलने वाले हैं L4 L5 को, ढीला छोड़ेंगे, ढीला 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 ढीला, उस तरफ से हम खोलेंगे L5 S1 को। इसको हम मामलियर थ्रस्ट बोलते हैं, यानी ऊपर की तरफ खोलते हैं इसको। ढीला छोड़ेंगे इसको भी, बिल्कुल ढीला छोड़ें, रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स, पकड़ लेंगे, हाथ को पकड़ लेंगे, इजी। गुड, इसके अंदर मुँह डालिए, यहाँ रखिए हाथ को, घुटना आपस में जोड़िए, पीछे लाइए घुटने को, और पीछे और पीछे। जो हड्डी है 12वीं हड्डी, उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड, फिर से लें, छोड़ें, एक और लेंगे, सांस बाहर, छोड़ें, आ जाए। थोरैसिक किया, इसके बाद हमने, थोरैसिक मतलब पीठ होती है, बैठिए, ओके, इजी, ये वाला, यहाँ से पकड़ें हाथ दोनों, पकड़ के रखिए, ऊपर देखेंगे, गुड, इसको लाइए यहाँ, रिलैक्स करें, रिलैक्स, ये वाला भी, सीधा लेट जाइए, इजी करना है यहाँ पे, लूज करेंगे, बस दोनों पाँव सीधे कर दीजिए, इसको भी इजी, इसको भी करेंगे, बस दोनों घुटने मोड़ लें, मोड़े और मोड़े, दोनों घुटनों को अंदर दबाए जोर से, बस सीधा करें दोनों पाँव, इजी, बस दोनों घुटने मोड़ लें, सीधा करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? बेटर, ठीक लग रहा है, हल्कापन लग रहा है, दर्द में भी काफी, स्पैज़म भी कम लग रहा है। हाँ बिल्कुल लाइट फील कर रहा हूँ अभी ना। चलने का देखिए, चलने में कैसा बैलेंसिंग लग रही है? ठीक लग रहा है, चलो वेरी गुड, टेक केयर। कुछ एक्सरसाइज बता देंगे आपको, वो करिएगा। बहुत से लोगों का ना जो बैलेंस होता है, पैर पड़ने का लेवल थोड़ा ऊपर या नीचे होता है, तो क्या कमर में दर्द की वजह से, लोअर बैक पेन में कोई प्रॉब्लम होने से, या लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, इस वजह से ये बैलेंस बिगड़ सकता है क्या? हाँ जी, अडेप्टिव शॉर्टनिंग होती है, ये बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करोगे वो क्या होगा, टाइट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और जिस जहाँ पे मसल वीक है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। बॉडी ऐसा करती है, हाथ में, पाँव में, पेट में, किसी भी चीज़ में, हर जगह ऐसा करती है बॉडी। तो हम ज़्यादा हमारी सोने की आदतों से, काम करने की आदतों से एक तरफ का हिप जो है टाइट कर लेते हैं या शॉर्ट कर लेते हैं। अडेप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से आपका छोटा बड़ा पाँव आने लगता है और एक तरफ से जूता भी घिसने लगता है। हाँ जी। ये निशानी है किसी न किसी खामी की, बायोमैकेनिकल खामियां आ रही हैं आपके। जी, तो जो आपने एक डेमो दिखाया था, तो क्या कायरो प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, जो पैरों का बैलेंसिंग होती है खराब? कायरोप्रैक्टिक का जो प्रिंसिपल है बॉडी अलाइनमेंट का ही है। हम ऐसे 438 बीमारियां, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जो होती हैं, कवर करते हैं कायरोप्रैक्टिक में। 438। इसके अलावा बहुत सारी जो प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड है। कायरोप्रैक्टिक का जो मेन काम है रहता है वो स्पाइन के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमता है। तो हमारे पास स्पाइन की, गर्दन कमर दर्द के ही पेशेंट
ज़्यादा आते हैं। जी, क्योंकि ये पैरों की बैलेंसिंग वाला मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने जब अभी पूछा था कि पैरों का बैलेंस प्रॉपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लेकिन सर बहुत से लोग ना आज भी हड्डियों से जुड़ी, खास करके स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो डरते हैं ट्रीटमेंट लेने से पहले। तो ये कायरोप्रैक्टिस में कमर दर्द का या लोअर बैक पेन का ट्रीटमेंट कितना सेफ है? सबसे सेफेस्ट ट्रीटमेंट है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो डेंजरस हैं। हाँ, अनप्रोफेशनल के पास गए हैं, सिर्फ झटका मरवाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे है। प्रोफेशनल के पास गए हैं, जिसके पास किसी तरीके की उसने फॉर्मल पढ़ाई करी है, उसके पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोफेशनल है वो आपकी हिस्ट्री पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, एक्सरा एमआरआई कुछ होगा वो देखेगा, पाल्पेट करेगा, उसके बाद ही करेगा। दूसरी तरफ अनप्रोफेशनल एक ही लाठी से सबको हाँकेगा। हाँ जी। अगर गर्दन का दर्द है तो भी यही चीज़ हुआ, कमर का दर्द है तो भी ये चीज़ हुआ, अगर आपको गैस की तब भी एक ही चीज़ से बार बार करने से ऐसा होता है। और हमारी सबकी स्थिति अलग है। किसी के जो मणका केबल टूटा होता है तो लोग उसके पास जाते हैं प्रोफेशनल के पास, वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। फिर सर बहुत से लोग जो कमर में दर्द होता है या गर्दन में दर्द होता है, लोअर बैक पेन होता है, तो अपने दोस्त यार से या कई बार लोग कहते हैं ना कि इस तरह से हाथ करो तो वो कमर को चटका देते हैं। वो कितना अनसेफ है और कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर इस तरीके से लोग रेगुलर करा रहे हैं बिना प्रॉब्लम को जाने? देखिए, बॉडी का फोर्स सहन करने की एक क्षमता है। एक सर्टन लिमिट तक अगर आप थ्रस्ट देते हैं तो हल्के कड़ाके निकलते हैं, बट कई लोगों को ना सिर्फ कड़ाके आने से ही मतलब होता है। थ्रस्ट कितना दे रहे हैं, जोर कितना लगाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा देते हैं अपने दोस्तों पे, अपने यारों पे, बोलते हैं ना कि जी मेरे को हल्का खड़ा करके चटका दे। जी, एक बार नहीं झटकाया, कड़ाका नहीं निकला, 2-3 बार करा, तो 2-3 बार 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 करेंगे ना उस पॉइंट पे, वो पॉइंट एक तो वीक हो जाएगा, उसमें चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसमें ये खतरनाक बात है कि स्पाइन के आसपास जितनी ज़रूरी नसें वो जाती हैं। अगर आपने गलती से भी किसी नस को छू दिया या दब गया, वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। ये बात तो है कि मतलब बाद में मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ। तो सर अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद यानी बुढ़ापे में दर्द की समस्या होती थी, आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों के भी कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है या सियाटिका की प्रॉब्लम है। किस एज के लोगों को ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कब कब लेना चाहिए? इसको सजेस्ट करता हूँ मैं 8 साल के बाद में, और हम इसको 65 साल तक कर सकते हैं। 8 से 65 तक। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसे कायरोप्रैक्टर भी हैं जो न्यू बोर्न पे भी काम करते हैं, बट उनकी एक्सपर्टी थोड़ी अलग है। बट मैं जो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ 8 साल से लेकर 65 साल तक। 65 साल के क्या बाद भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट जो हम एग्रेसिव थ्रस्ट दिखाते हैं, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, वो हम नहीं कर सकते। उनके लिए हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं, जेंटल तरीके होते हैं, उनमें कोई भी खतरा नहीं, नुकसान भी नहीं होता। मतलब काम हमने वही करना है, बहुत ही जेंटल तरीके से, बिना थ्रस्ट लगाए, सॉफ्ट मैनिपुलेशन के जरिए कर सकते हैं, और हम इसको किसी भी उम्र तक ले जा सकते हैं। अगर आपकी 90 साल 95 साल भी है तो भी हम ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। हाई थ्रस्ट मैनिपुलेशन 8 साल से लेकर 65 साल तक। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमर दर्द, लोअर बैक पेन और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन बताया है जहां दवाइयों की तो जरूरत ही नहीं है, जहां सर्जरी करके नस को निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं लोअर बैक पेन हो, चाहे आपके कमर दर्द हो, चाहे सियाटिका की प्रॉब्लम हो, कैसे बिना दवाइयों के सब ट्रीटमेंट करते हैं कायरोप्रैक्टिस में कि आपको तुरंत रिलीफ मिलने लगता है कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम में। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है और कोई भी हेल्थ इश्यू हो, कैसी भी बीमारी हो, अगर आप चाहते हैं उसका नेचुरल ट्रीटमेंट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन आपको दिया जाए, ताकि आप नेचुरली बिना किसी हेल्थ इश्यू को बड़ा क्रिएट किए इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू सर।
बहुत बहुत शुक्रिया।